हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को समझेंगे, जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये एक फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है। ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो कि न्यू हैम्पशायर में यूएसए का एक प्लेस है, वहाँ पर यह स्टेबलाइज्ड हुआ था। तो जो फॉर्मली स्टार्टेड हुआ था वो 27 दिसंबर 1945 को यह स्टेबलाइज्ड हुआ था। जब एग्रीमेंट साइंड हो रहा था तो उस टाइम 29 स्टेट था, 29 नेशन था जिसने इसको साइन किया था एग्रीमेंट को। ठीक है। अभी एट प्रेजेंट 2025 में इसका मेंबर 191 है। इसका जो मेन मोटो है ये ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इंश्योर ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये इसको मोटो है। चलिए, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज्ड करना, स्टेबिलिटी लाना एक्सचेंज रेट में, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज, जितना भी मेंबर है 191, उस कंट्री को जब क्राइसिस होता है, जैसे कोविड-19 के पीरियड में देखा गया था, तो उस टाइम उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। फैसिलिटेट बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है। प्रोबेबिलिटी डिडक्शंस में इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ही इसका रोल है। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव। एक्सचेंज रेट एक बहुत ही वाइटल ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। ये ग्लोबल इकोनॉमी पर ये ऑलवेज निगरानी रखता है, ताकि कोई कंट्री मैनिपुलेशंस ना करे एक्सचेंज रेट को, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बैलेंस होता है उसको भी ये देखता है। तो ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। देखिए, फंक्शन क्या है। इसका फंक्शंस होता है वर्ल्ड इकोनॉमी को मॉनिटर करना। ये कंटिन्यूअसली वर्ल्ड इकोनॉमी को मॉनिटर करता रहता है। किस कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, उसका एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कितना हो रहा है, उसका कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें ये सर्वेलेंस करता रहता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है जो भी कंट्री है जो सफ़र कर रहा है बीओपी क्राइसिस से या फिर अदर्स फाइनेंशियल क्राइसिस से, तो उसको भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। कैपेसिटी डेवलपमेंट के में इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे ट्रेनिंग देना, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, और पॉलिसी मेकिंग में, जैसे 1991 के टाइम, जब 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस बीओपी क्राइसिस हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 2.2 बिलियन के आसपास ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था एज ए लोन। तो बहुत ही कम इंटरेस्ट में दिया था। और पॉलिसी मेकिंग में जो पॉलिसी इंडिया एडॉप्ट किया था, जिसको एलपीजी फार्मूला बोलते हैं, एलपीजी फार्मूला, तो ये एलपीजी फार्मूला ये आईएमएफ का एक एडवाइस भी है। ये आईएमएफ ने दिया था कि ग्लोबलाइजेशन कीजिए, प्राइवेटाइजेशन कीजिए, तो इसको इंडिया ने एडॉप्ट किया और इकोनॉमी रिकवरी हो गया। तो इसमें बहुत आईएमएफ का रोल है। कैपेसिटी डेवलपमेंट का इसका बहुत रोल है। और बहुत सारे डेटा कलेक्शंस किया जाता है वर्ल्ड ओवर से, जितना भी कंट्री मेंबर है उससे, उसके द्वारा ये रिसर्च डेटा को कलेक्शंस करके रिसर्च करते हैं और बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट को भी ये पेश करते हैं। ये भी इसका मेन फंक्शन है। फंडिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, जितना बड़ा एक इकोनॉमी होगा, जितना बड़ा उसका जीडीपी होगा, उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। क्योंकि जो कोटा होता है, ये जो कोटा होता है उसका 50% होता है उसका जीडीपी से। 50% कोटा, जितना भी कोटा होगा, मान लीजिए इंडिया का 500 कोटा हुआ, तो ये 500 कोटा में 250 कोटा इसका जीडीपी से आया। मतलब अगर जीडीपी छोटा हो जाएगा तो ये भी घट जाएगा, ये अमाउंट भी घट जाएगा। मतलब टोटल कोटा का 50% हिस्सा उसका जीडीपी से आता है। ठीक है। तो जितना बड़ा इकोनॉमी होगा उतना बड़ा उसका कोटा होगा, उतना बड़ा उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आईएमएफ को। और जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उसका, तो उतना बड़ा उसको वोटिंग राइट भी मिलेगा। ठीक है।
वोटिंग राइट जितना मिलेगा, जितना बड़ा कोटा होगा, तो उसी के हिसाब से उसका मोर बोरोइंग पावर होगा। मतलब विदड्रॉ मनी, विदड्रॉ एसडीआर विदड्रॉ करने का जो ये स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये राइट भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। लार्जेस्ट कोटा, मोर वोटिंग पावर, मोर बोरोइंग कैपेसिटी। ठीक है। तो कोटा क्या है इसको देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये होता है फंडिंग। अच्छा, आईएमएफ का सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होता है? ये मेन सोर्स होता है इसका मेंबर कोटा। जो मेंबर, हर मेंबर 191 मेंबर उसके जीडीपी के, उसके जो ओपननेस होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से, वेरिएबिलिटी के हिसाब से, और जो रिजर्व सिस्टम है, फॉरेस्ट रिजर्व उसके पास है, उसी के हिसाब से ये फंडिंग करता है मेंबर। तो जितना बड़ा इकोनॉमी, जितना बड़ा वेरिएबिलिटी, जितना बड़ा रिजर्व, उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आईएमएफ को देना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से उसका ज़्यादा कोटा भी होगा। जितना ज़्यादा इकोनॉमी, जितना ज़्यादा ओपननेस, उतना ज़्यादा उसको कोटा मिलेगा, उसको उतना ज़्यादा उसको वोटिंग राइट भी मिलेगा, और उतना ज़्यादा उसका जो विड्रॉल राइट है एसडीआर, वो भी इसको मिलेगा। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो होता है कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशंस किया जाता है मेंबर कंट्री के द्वारा, तो ये होता है उसका मेन सोर्स। द सेकंड सोर्स होता है, जिसको एनएबी बोलते हैं, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। ये मल्टीलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट बिटवीन द वाइनेट। ये 40 मेंबर, 191 मेंबर टोटल है, इसमें से 40 मेंबर जो ये एनएबी को साइन किया है, तो वो कंट्री अभी तक ये बोरोइंग अरेंजमेंट, मतलब किसी को लोन देना और किसी को लोन प्रोवाइड करना, तो मल्टीलेटरल सिस्टम से ये होता है इस कंट्री से। तो ये भी एक सेकंड इनकम है उसका। तो थर्ड पिलर जो होता है जिस सोर्स ऑफ आईएमएफ का, वो होता है बीबीए। इसको बोलते हैं बीबीए, बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट। ये दो कंट्री में होता है एक्चुअल में। ये इसका भी 42 आई थिंक टोटल मेंबर साइन किया है। तो इसमें दोनों कंट्री से इसका वॉलंटरी लोन कमिटमेंट होता है। मतलब एक कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है। मतलब ये भी एक थर्ड सोर्स ऑफ आईएमएफ फंड है। देखिए कोटा, जब ये कोटा में किसी भी कंट्री को, या फिर जैसे कोविड-19 के पीरियड में पूरा कंट्री को, जितना भी कंट्री है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए था, तो ये उस टाइम क्या हुआ, मेंबर कोटा सफिशिएंट नहीं था। तब न्यू अरेंजमेंट टू बोरो एनएबी कोटा को भी, एनएबी का जो फंड था उसको भी यूज़ किया गया था। जब कोटा प्लस एनएबी भी ये एनअप नहीं होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, तो बीबीए को यूज़ किया जाता है। मतलब ये तीनों फंड है, ठीक है, जिसके ज़रिए आईएमएफ फंडिंग करते हैं। अदर सोर्स भी है, जैसे गोल्ड रिजर्व, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ये भी अदर सोर्सेस है आईएमएफ का। देखिए आईएमएफ का जब इकोनॉमी का रोल था इंडिया में, तो आईएमएफ ने बहुत हेल्प किया था। जैसे 1991 में ये 2.2 बिलियन लोन प्रोवाइड किया गया था इंडिया को, ठीक है। तो ये इसका रोल है इकोनॉमिक क्राइसिस में। जो बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट में क्राइसिस हो जाता है, जो रिजर्व सिस्टम, फॉरेस्ट रिजर्व घट जाता है, तो इसको बीओपी बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक बीओपी, तो आप जाकर देख सकते हैं। आईएमएफ जो अर्जेंटीना, ग्रीस, पाकिस्तान, ठीक है, इसको भी बेल आउट दिया है बहुत बार, तो ये भी आप देख सकते हैं। मतलब ये इसका मेन रोल भी है। देखिए इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे स्ट्रक्चर है, जैसे जितना भी कंट्री है, मान लीजिए 191 कंट्री है, 191 कंट्री है एक्चुअल में, तो 191 मेंबर रहेगा। ये मेंबर क्या, ये गवर्नर रहेगा, सॉरी, ये गवर्नर, मतलब हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो है गवर्नर। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर में आएगा। मतलब 191 गवर्नर हो गया, और एक एडिशनल अल्टरनेट गवर्नर भी होता है, मतलब 191 फिर से। मतलब हर कंट्री से, एक कंट्री से 2 गवर्नर आएगा, एक एडिशनल और एक गवर्नर। ये कंप्राइज करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर को। मेन फंक्शंस क्या होता है, ये कोटा को रिस्ट्रक्चर करता है। मतलब कोटा जो होता है, कोटा को रिस्ट्रक्चर करता है,
कितने कंट्री कितना कोटा होगा उसके जीडीपी के बेस पर ये फार्मूला वगैरह होता है, तो ये भी उसी के द्वारा डिसाइड होता है। और जो एडिशनल जब कंट्री एडिशनल कई कंट्री नया कंट्री, अभी तो नया कंट्री नहीं है, रूरल 193 जो कंट्री है जो यूएन डेजिनेटेड है कंट्री, तो वो तो ऑलरेडी उसमें से 191 ऑलरेडी आ गया है, तो ज़्यादा कंट्री नहीं है, तो ऑलरेडी पूरा कंट्री जो वर्ल्ड का है सभी मेंबर है इसी का। तो जब न्यू एडिशनल होता है, न्यू मेंबर आता है, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम होता है। अब जो एसडीआर एलोकेट किया जाता है जब कोविड-19 के पीरियड में जितना भी कंट्री है सब कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए था, उस टाइम एसडीआर एलोकेशन किया था। तो वो एसडीआर एलोकेशंस किया था डिपेंड ऑन देयर कोटा सिस्टम। तो ये काम भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसका काम होता है, जो डेली बेसिस में काम होता है, 24 डायरेक्टर रहता है, 24 डायरेक्टर रहता है, 24 डायरेक्टर इसका काम होता है ऑन डेली बेसिस पर। जो डेली बेसिस पर काम होता है ये काम एग्जीक्यूटिव बोर्ड करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, फॉर्मली इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलता है। तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जरिए, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है 24 डायरेक्टर का, ये डिसाइड करता है कि हु विल बी एमडी, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, मतलब प्रेसिडेंट होगा। ये आईएमएफ का हेड है, आईएमएफ स्टाफ का हेड है। ये 5 ईयर के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। जो करंट प्रेसिडेंट है, करंट एमडी है, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये एक बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है, तो अभी के लिए प्रेजेंटली यही है। देखिए, आईएमएफ डिटरमाइन ए कंट्रीज कोटा, कैसे कोटा को डिटरमाइन किया जाता है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही टेक्निकल है थोड़ा। तो इसके लिए एसडीआर और आईएमएफ, एसडीआर का वैल्यू निकलना, एसडीआर का वैल्यू कैसे निकलते हैं, अदर्स कंट्री का वेट के ऊपर डिपेंड करता है, किस कंट्री को कितना वेट कैसे डिसाइड किया जाता है, उसी वेट पर बेस्ड होता है कि कितना कंट्री को कौन सा करेंसी आएगा। ये सब डिटेल्स में समझेंगे एक नया सेपरेट वीडियो जब हम एसडीआर को पढ़ाएंगे। एसडीआर इटसेल्फ ए बिग कॉन्सेप्ट, सो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो डोंट वरी, अगर आपको इंटरेस्ट है वीडियो में तो डेफिनेटली हम बनाएंगे, प्लीज़ कमेंट ऑन। तो हाउ आईएमएफ डिटरमाइन ए कंट्रीज कोटा, कैसे कंट्रीज कोटा को डिसाइड करते हैं। देखिए, कोटा फार्मूला क्या होता है, 50% जीडीपी। मतलब मान लीजिए, ये एक सिंपल कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए इंडिया का कोटा किसी भी तरीक़े से जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए 500 कोटा इंडिया को मिला है। इस 500 कोटा से ये 250 कोटा, मतलब इसका जो टोटल कोटा का 50% आया कहाँ से, इंडिया का जीडीपी से। मतलब इंडिया का जीडीपी अगर घट जाएगा, अगर कम हो जाएगा, तो ये भी अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 50% आया ये भी कम हो गया। और जो अदर्स जो बाकी 250 कोटा है, जो वैल्यू कोटा है, ये 250 कोटा कहाँ से आया, ये ओपननेस से आया। ओपननेस क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट इंपोर्ट, इसमें आया है। तो ये 30% डिसाइड करते हैं ओपननेस, मतलब टोटल कोटा का 30% डिसाइड होता है ओपननेस के द्वारा। वेरिएबिलिटी क्या होता है, इस जो 15% होता है, 15% वेरिएबिलिटी से होता है। चलिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए, 50% आया है, ये 50% जीडीपी से आया है, ये 30% ओपननेस से आया है। ओपननेस मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट बोलता है इसको, नेट इंपोर्ट, ठीक है। ये 15% वेरिएबिलिटी, ये क्या होता है, वेरिएबिलिटी मतलब अगर किसी भी कंट्री का कैपिटल फ्लो में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, मतलब बहुत चेंजेस होता है कंटिन्यूसली, तो इसको बोलता है वेरिएबिलिटी। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत चेंजेस होता है फ्रिक्वेंटली, बहुत वल्नरेबल है ये, तो ये इन कंट्री को, दोज कंट्री को ये सबसे ज़्यादा कोटा दिया जाता है। उसी के हिसाब से जितना वेरिएबिलिटी होगा उतना कोटा मिलेगा, ठीक है। 5% रिजर्व, ये डिपेंड करता है फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर, ठीक है। फॉर सिंपलिसिटी मान लीजिए टोटल 500 कोटा इंडिया को मिला है। ये कैसे मिला है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।
इसका टोटल प्रोसेस अगर हम टेक्निकली वर्ड्स इसको समझाए, टेक्निकली वर्ड्स हो जाएगा, टेक्निकली वर्ड यूज़ होगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसको डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं कैसे निकलता है। मान लीजिए IMF ने डिसाइड किया कि इंडिया का कोटा 500 है मान लीजिए, तो इस 500 में ये 500 से 250 मतलब इसका जो 50% ये आया GDP से, और ये 30% मतलब 500 का 30% होता है 150, ये 150 आया ओपननेस से, मतलब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड किया ये। अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो ये और ही ज़्यादा हो सकता है, तो इसके हिसाब से आया। वेरिएबिलिटी हिसाब से, उतार चढ़ाव के हिसाब से, मतलब जो स्टेबल इंस्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 75 आया, ये अगर कैलकुलेशंस किया जाए तो 75 आएगा, और 5% रिजर्व, जितना जो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का है उसी का जो अमाउंट है उसके हिसाब से आया 5% ऑफ 500 मतलब 25। तो देखिए टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 500 आएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसे कोटा डिसाइड होता है, मतलब GDP एक मेन फैक्टर होता है किसी भी कंट्री इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी का। तो 50% GDP से आता है। 50% मतलब टोटल GDP का 50% ये कोटा नहीं है, समझाएंगे बाद में। ये डायरेक्टली कोटा नहीं है, जो कोटा है उसका 50% डिसाइड होता है, जो कोटा होता है उसका 50% GDP से डिसाइड होता है, समझ गया ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करता है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, उसको हम समझाएंगे जब SDR को पढ़ेंगे। SDR देखिए, SDR क्रिएटेड, ये क्या होता है, ये IMF के द्वारा क्रिएट हुआ एक आर्टिफिशियल, आप करेंसी नहीं बोल सकते, ये टोकन सिस्टम है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, मतलब ये जितना भी कंट्री है उसके, जो जितना भी कंट्री IMF को कंट्रीब्यूट किया है उसके उसके बेसिस पर ये उसके पास रिजर्व रहता है, SDR के फॉर्म में। जितना ज़्यादा कोटा उतना ज़्यादा SDR, ठीक है। ये करेंसी नहीं है, ये क्या होता है, ये कंप्राइजेस होता है 5 कंट्री, जो वैल्यूएबल, जो जिस कंट्री का करेंसी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो 5 मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी को लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अभी के लिए जो होता है वो USD है, वो USD है, मतलब वो अमेरिका का जो करेंसी है USD, और जो यूरोपियन यूनियन का है यूरो, चाइना का युवन, जापान का येन, और ब्रिटिश का पाउंड, ये ब्रिटिश का पाउंड। ये 5 वैल्यूएबल, मतलब जो मोर वैल्यू जिसका है, जो मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है, 5 को डिसाइड किया जाता है। जिसमें हर कंट्री का आ सकता है, जितना उसका रिजर्व सिस्टम्स बढ़ेगा, मतलब इंडिया का अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता रहेगा तो एक समय इंडिया का जो करेंसी वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, मे बी समटाइम्स में कम। तो ये आ सकता है 5। तो इसमें डिसाइड होता है SDR। इसके डिपेंड करता है इसके वेट के ऊपर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसका कितना वेट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उस करेंसी के वैल्यू के हिसाब से। तो उसको कंप्राइज करके, उसको कंसोलिडेट करके SDR का वैल्यू निकाला जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। SDR से क्या होता है एक बार देख लीजिए। SDR से आप जितना भी मेंबर कंट्री है उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट है। मतलब मान लीजिए इंडिया का BOP शॉर्टेज है, मान लीजिए BOP घट गया है, तो इसको फुलफिल करने के लिए हम SDR लेते हैं, इसको फुलफिल करने के लिए। ये भी हो सकता है, मान लीजिए चाइना से हम लोगों को कुछ चीज़ें परचेस करना है इंडिया को, तो ये इंडिया उसको पेमेंट कर सकता है SDR से पेमेंट कर सकता है। अब डिपेंड करता है चाइना किस मनी से लेगा, वो ऑब्वियसली युआन से लेगा क्योंकि उसका मनी है। तो पहले उसको SDR को कन्वर्ट किया जाएगा। मान लीजिए जैसे होता है 1 SDR मान लीजिए इक्वल, जैसे होता है $1 इक्वल मान लीजिए
₹85 है। वैसे भी 1 SDR इक्वल टू इसका भी वैल्यू होता है। इंडिया के वैल्यू हिसाब से ये हो सकता है 95 हो या फिर 100 हो सकता है। 1 SDR इक्वल टू 95 या 100 SDR रुपीज़ ये हो सकता है। ये कैलकुलेशंस कर पाओगे आप। 1 SDR $1 इक्वल टू 85। पहले क्या करना होगा, SDR को आपको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। SDR का वैल्यू डेली बेसिस पर चेंजेस होता है IMF के साइट पर, आप देख सकते हैं। तो पहले क्या होगा, SDR का वैल्यू आपको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। फिर डॉलर का वैल्यू तो हम जानते हैं, तो ऐसे हम SDR का वैल्यू निकाल सकते हैं और किसी भी मेंबर कंट्री से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम SDR को इन डिटेल्स में कैसे वाइट निकलता है, SDR का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये 5 करेंसी का कंप्राइज करके कैसे बनता है SDR का वैल्यू, ये सब जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो को कंसेप्चुअल लगा, अगर इम्पोर्टेंट लगा, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त से, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।